सोशियोलॉजी एक डिसिप्लिन है जो सोसाइटी को ऑब्जेक्टिवली समझने का दावा करता है। लेकिन जब हम रिसर्च करते हैं तो क्या हम अपने पर्सनल बायसेस जैसे कास्ट, जेंडर या क्लास से अलग हो सकते हैं? यहीं से एक फंडामेंटल डिबेट शुरू होती है। क्या सोशियोलॉजी वैल्यू फ्री हो सकती है? और अगर नहीं, तो फिर हम जिससे ट्रुथ कहते हैं, क्या वो किसी न किसी आइडियोलॉजी का ही रूप है? इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आइडियोलॉजी सिर्फ एक आइडिया का सेट नहीं, बल्कि एक ऐसा नजरिया है जो रियलिटी को शेप करता है। हम डिस्कस करेंगे नाइजल हैरिस का व्यू, आवर रियलिटी इज द नेक्स्ट मैन्स आइडियोलॉजी, कार्ल मैनहाइम का रूलिंग वर्सेस यूटोपियन आइडियोलॉजी का फ्रेमवर्क, और देखेंगे कैसे डिफरेंट सोशियोलॉजिकल थ्योरीज जैसे मार्क्सिज्म और फंक्शनलिज्म अलग अलग आइडियोलॉजिकल पोजीशंस रिप्रेजेंट करते हैं। ये डिस्कशन ना सिर्फ थ्योरेटिकल क्लैरिटी के लिए जरूरी है, बल्कि यूपीएससी मेंस के लिए भी डायरेक्टली रिलेवेंट है, स्पेशली इन टॉपिक्स लाइक ऑब्जेक्टिविटी, वैल्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द आर्मचेयर सोशियोलॉजिस्ट। और आज के इस वीडियो के साथ ये चैप्टर 1 एंड होता है, तो प्लीज लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि हम लोग नेक्स्ट में क्या पढ़ने वाले हैं और क्यों पढ़ने वाले हैं। हार्लम बोस किताब के प्रीफेस में कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं कि किताब को कैसे पढ़ना है, कि चैप्टर 1 के बाद में कौन सा चैप्टर होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, उसको हम लोग एंड में देखेंगे। तो प्लीज लास्ट तक देखिएगा। और फिलहाल के लिए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये लास्ट पार्ट 7 ऑफ चैप्टर 1, सोशियोलॉजी एंड आइडियोलॉजी। So can sociology be value free? Positivist approach assumes that a science of society is possible. It believes that objective view is free from values, moral judgments and ideology of the observer. ये लाइन कहती है कि पॉजिटिविस्ट थिंकर जैसे ऑगस्ट कॉम मानते थे कि सोसाइटी को साइंटिफिक तरीके से स्टडी किया जा सकता है। जैसे एक कोई फिजिसिस्ट फैक्ट्स के बेस पर कंक्लूजन निकालते हैं, वैसे ही एक सोशियोलॉजिस्ट भी न्यूट्रल होकर सोसाइटी को देख सकते हैं, बिना अपने पर्सनल वैल्यूज के इंटरफेरेंस के। बट क्या ऐसा होता है? बट एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सोशियोलॉजिस्ट आर्ग्यू दैट अ वैल्यू फ्री साइंस ऑफ सोसाइटी इज नॉट पॉसिबल। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, द वैल्यूज ऑफ द सोशियोलॉजिस्ट directly influence every aspect of his research: topic selection, framing of questions, interpretation of data. तो आजकल के जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, उनका मानना है, उनका कहना है कि हम सब अपने अपब्रिंगिंग, क्लास, कास्ट, जेंडर और एक्सपीरियंसेस के लेंस से ही दुनिया को देख सकते हैं। तो चाहे रिसर्च का कोई टॉपिक सिलेक्शन हो, जैसे जेंडर रोल्स इन फैमिली, या उस टॉपिक के क्वेश्चंस पर, या फिर उसका डेटा कैसे इंटरप्रेट करना है, सब पे सोशियोलॉजिस्ट के वैल्यूज का असर पड़ता है। अब इसके रिस्पेक्ट में एक एग्जांपल देखते हैं। जेंडर रोल्स इन फैमिली। अब फंक्शनलिस्ट और फेमिनिस्ट व्यू क्या है जेंडर रोल्स? तो फंक्शनलिस्ट जो हैं, उनका कहना है कि जेंडर रोल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, और फेमिनिस्ट उसको पैट्रियार्कल और ऑप्रेसिव के रूप में देखते हैं। तो इसको हम कैसे समझते हैं? फंक्शनलिस्ट थिंकर्स जैसे टैलकट पार्सन्स, उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि फैमिली एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जहां हर मेंबर का रोल प्री डिफाइंड होता है, जैसे हस्बैंड का ब्रेड विनर का रोल और वाइफ का केयर गिवर का रोल। उनके हिसाब से ये रोल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और फैमिली को स्टेबल रखते हैं। लेकिन फेमिनिस्ट थिंकर्स जैसे सिल्विया वॉल्बी या एन ओक्ले इस व्यू को चैलेंज करते हैं। उनका कहना है कि ये सो कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री रोल्स एक्चुअली सोसाइटी में पावर इम्बैलेंस को नॉर्मल बना देते हैं। जब महिलाओं से कहा जाता है कि उनका रोल सिर्फ घर संभालना है, तो उनके इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और डिसीजन मेकिंग पावर से दूर रखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज आइडियोलॉजी? आइडियोलॉजी refers to a set of ideas which present only a partial view of reality. ये सेंटेंस हमें समझाती है कि आइडियोलॉजी दुनिया का पूरा सच नहीं है,
बल्कि अपने नजरिए से देखा गया सच होता है, जैसे एक चश्मा जो हमें चीजें फिल्टर करके दिखाता है। It is a set of beliefs and values which express the interest of a particular social group। यानी हर ग्रुप, चाहे वो रूलिंग क्लास हो या ऑप्रेस्ड, वो अपने वैल्यूज के हिसाब से एक ट्रुथ कंस्ट्रक्ट करता है, जिससे उस ट्रुथ से वो अपनी सोच को लेजिटिमेट बनाना चाहते हैं। इसीलिए नाइजल हैरिस ने कहा है कि आवर रियलिटी इज द नेक्स्ट मैन्स आइडियोलॉजी एंड वाइस वर्सा। अब ये एक बहुत पावरफुल लाइन है और इसको हम अभी एक एग्जाम्पल से देखेंगे इन इकोनॉमी। नाइजल हैरिस के लाइन आवर रियलिटी इज द नेक्स्ट मैन्स आइडियोलॉजी एंड वाइस वर्सा, इसको हम इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। तो एक पॉलिसी मेकर में प्रेजेंट प्राइवेटाइजेशन एज एफिशिएंट एंड नेसेसरी, जबकि लेबर यूनियंस दे विल सी इट एज आइडियोलॉजी दैट इरोड्स सोशल जस्टिस। मतलब प्राइवेटाइजेशन को अक्सर पॉलिसी मेकर्स एक प्रैग्मेटिक और प्रोग्रेसिव अप्रोच के रूप में देखते हैं। उनका कहना होता है कि प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंट है, कॉस्ट इफेक्टिव है, तो वो पब्लिक सेक्टर के बर्डन को कम करेगा। लेकिन लेबर यूनियंस का मानना है कि ये एक रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी है जो गरीबों के रिसोर्सेज को प्राइवेट हाथों में देने का एक तरीका है। अब हम आइडियोलॉजी को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं विथ रिस्पेक्ट टू कार्ल मैनहाइम्स टाइपोलॉजी ऑफ आइडियोलॉजी। उन्होंने आइडियोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी और दूसरा यूटोपियन आइडियोलॉजी। बट पहले हम रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी को देखेंगे। सबसे पहले कार्ल मैनहाइम क्या बताते हैं आइडियोलॉजी के बारे में। उनका मानना है कि आइडियोलॉजी कंसिस्ट ऑफ बिलीव्स एंड वैल्यूज ऑफ अ रूलिंग ग्रुप which obscures the real condition of society both to itself and others and thereby stabilizes it। तो उससे क्या होता है, उससे स्टेटस को बना रहता है। अभी इसको हम एक एग्जाम्पल से भी देखेंगे इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज डिनायल। क्लाइमेट चेंज डिनायल इज ऑल्सो ऑफन रूटेड इन कॉर्पोरेट आइडियोलॉजी presenting distorted views to maintain fossil fuel interest। अभी इसी का एग्जाम्पल का हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि कैसे क्लाइमेट चेंज डिनायल एक रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी का एग्जाम्पल है। तो कई रूलिंग एलिट्स जैसे मल्टीनेशनल ऑयल कंपनीज, कोल लॉबिस्ट और कुछ गवर्नमेंट्स क्लाइमेट चेंज को डिनाई या डाउनप्ले करते हैं। वो कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग का डेटा एग्जैजरेटेड है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन जरूरी है, फॉसिल फ्यूल्स अभी भी सबसे प्रैक्टिकल एनर्जी सोर्स हैं। ये सब रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी के स्टेटमेंट्स हैं जो उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो मैनहाइम के फ्रेमवर्क में इसका मतलब क्या है? रियलिटी क्या है? रियलिटी है कि क्लाइमेट क्राइसिस रियल है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, सी लेवल्स बढ़ रहे हैं, एक्सट्रीम वेदर आ रहा है। लेकिन रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी क्या करती है? इस रियलिटी को डिस्टॉर्ट करती है, नंबर 1। नंबर 2, लोगों को कंफ्यूज करती है। नंबर 3, और स्टेटस को मेंटेन करती है जहां फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री का प्रॉफिट चलता रहे। तो क्लाइमेट चेंज डिनायल एक क्लासिक एग्जांपल है रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी का, जहां सच को इसलिए डिनाई किया जाता है ताकि पावर और प्रॉफिट का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं हो। अब हम चलते हैं यूटोपियन आइडियोलॉजी की तरफ। Utopian ideology are based on visions of an ideal society, a perfect social system. Mannheim refers to them as wish images for a future social order. It advocates for a complete change in the structure of society, and it is usually found in members of oppressed groups. तो यूटोपियन आइडियोलॉजी क्या है? यूटोपियन आइडियोलॉजी एक ऑल्टरनेटिव विजन देती है, एक नई बेहतर सोसाइटी की कल्पना। ये आमतौर पर उन ग्रुप्स में मिलती है जो सोसाइटी के डोमिनेंट स्ट्रक्चर से सफर करते हैं। अब हम इसका कुछ एग्जाम्पल देखेंगे इन टर्म्स ऑफ अंबेडकर्स विजन ऑफ अ कास्टलेस सोसाइटी और भगत सिंह्स रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म फॉर अ क्लासलेस सिस्टम। अंबेडकर ने कास्ट को इंडियन सोसाइटी की सबसे बड़ी इनइक्वालिटी का सोर्स बताया। उनका सपना था एक कास्टलेस, इक्वल
और डिग्निफाइड सोसाइटी जहां कोई भी जन के आधार पर भेदभाव का शिकार ना हो। उनका फोकस था लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, इससे सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लाना। और दूसरी तरफ भगत सिंह एक मार्क्सिस्ट थॉट से प्रभावित थे। उनका विजन था एक क्लासलेस सोसाइटी जहां एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ना सोशल ना इकोनॉमिक। और उनका अप्रोच रिवोल्यूशनरी था। वो मानते थे कि बिना रेडिकल चेंज के कोई नया समाज नहीं बनेगा। तो अंबेडकर उनका फोकस था कॉन्स्टिट्यूशन, रिजर्वेशन, लीगल राइट्स, और भगत सिंह उनका फोकस था इनकलाब, रीडिस्ट्रीब्यूशन, रिवोल्यूशन। तो ये दोनों ही यूटोपियन आइडियोलॉजीज के इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एग्जाम्पल हैं, एक सोशल जस्टिस के थ्रू और दूसरा रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म के थ्रू। तो अभी हमने जो टाइपोलॉजी देखा कार्ल मैनहाइम का आइडियोलॉजी का, उसको हम सोशियोलॉजिकल थ्योरीज जो हमने पढ़े मार्क्सिज्म और फंक्शनलिज्म, उसको उसके साथ में कंपेयर करके देखेंगे। तो सबसे पहले मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म इज रूटेड इन यूटोपियन आइडियोलॉजी, कम्युनिस्ट यूटोपिया. It is a vision of a classless society and critiques the existing inequalities. Example जैसे कि leftist peasant movements like Naxalite uprisings. But it has been argued communist utopia is not a scientific production but wish images of those who adopt the Marxist position. तो अभी इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह है कि मार्क्सिज्म एक रैडिकल ऑल्टरनेटिव ऑफर करता है जहां सोसाइटी में कोई भी क्लास बेस्ड इनइक्वालिटी ना हो। लेफ्टिस्ट मूवमेंट जैसे नक्सलाइट अपराइजिंग इसी विजन से इंस्पायर्ड थे। लेकिन कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि मार्क्सिस्ट फ्यूचर विजन साइंटिफिक नहीं है, बस एक होपफुल इमेजिनेशन है, विश इमेजेस है उन लोगों की जो मार्क्सिस्ट थॉट को मानते हैं। और दूसरी तरफ है फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म जिसको रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी भी कह सकते हैं। इट इज सीन टू जस्टिफाई एंड लेजिटिमेट द स्टेटस को। फंक्शनलिज्म रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ दिखाई देता है क्योंकि ये मोस्टली सिस्टम के स्टेबिलिटी और हार्मनी पे फोकस करता है और इसीलिए एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज को ये इग्नोर कर देता है। इट emphasizes on order, stability and consensus integration. It adopts a conservative stance. Though functionalists introduce the concept of dysfunction, it is rarely employed. It focuses on the positive functions, मतलब the beneficial effects of social institutions. अब हम ये फंक्शनलिस्ट वर्सेस मार्क्सिस्ट ये थ्योरीज को आइडियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एग्जाम्पल से देखेंगे और वो एग्जाम्पल है एनालिसिस ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम। एनालिसिस ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम फंक्शनलिस्ट में दे में इग्नोर द इंटरनल हायरार्कीज, बट मार्क्सिस्ट में वहां पे जो इनहेरेंट पैट्रियार्कल हायरार्कीज है उनको देखा जाता है। तो अभी हम दोनों का कंपैरिजन देखेंगे। जॉइंट फैमिली को फंक्शनलिस्ट और मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से कंपेयर करें तो फंक्शनलिस्ट एनालिसिस ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम में इग्नोर द इंटरनल हायरार्कीज। फंक्शनलिस्ट कहते हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम एक सपोर्ट सिस्टम होती है, एल्डरली और बच्चों का केयर होता है, रिसोर्सेज को शेयर किया जाता है, सभी लोग साथ साथ मिलके काम करते हैं, रहते हैं और वैल्यूज जो हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास ऑन होते रहती हैं। लेकिन जब हम उसे और नजदीक से कॉन्फ्लिक्ट फेमिनिस्ट या फिर मार्क्सिस्ट लेंस से देखते हैं तो फिर दिखाई देने लगता है जॉइंट फैमिली के अंदर का पैट्रियार्कल डोमिनेंस, डिसीजन मेकिंग का एक्सेस कितने लोगों के पास है, जो हायरार्कीज हैं बिटवीन द मैरिड वुमेन, अनमैरिड गर्ल्स, मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ये रिलेशनशिप्स। तो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि कई लोग कहते हैं कि जॉइंट फैमिली में सब एक साथ रहते हैं, लेकिन जब अंदर से देखा जाता है तो कई बार उसमें जो विमेन हैं उनको सिर्फ किचन और सेवा तक ही सीमित कर दिया जाता है। तो हमारा जो पर्सपेक्टिव होता है वो इस पे निर्भर करता है कि हम अपने आप को सोशल स्ट्रक्चर में कहाँ पाते हैं। अभी जॉइंट फैमिली के एग्जाम्पल में अगर हम अपने आप को सोशल स्ट्रक्चर में उस पोजीशन पर पाएंगे जहां पर मेरे पास डिसीजन मेकिंग पावर है, मेरे पास सारे रिसोर्सेज का कंसंट्रेशन है, तो मुझे ये जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत अच्छी लगेगी। मुझे ऐसा लगेगा जैसे कि ये
सिस्टम जो है सभी लोगों के हेल्प के लिए बना हुआ है। इसमें जितने भी मेंबर्स हैं सब इससे कहीं ना कहीं कोई फायदा उठा पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसी जॉइंट फैमिली सोशल स्ट्रक्चर में ऐसे पोजीशन में अपने आप को पाऊंगी जहां पे मैं डिसीजन मेकिंग मेरे पास पावर नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो फिर ये मुझे कॉन्फ्लिक्ट या फेमिनिस्ट लेंस से दिखने लगेगा कि मेरे पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, मुझे ये अच्छा नहीं लगने लगेगा, मुझे इससे आजादी चाहिए होगी। तो हम उसी आइडियोलॉजी से चीजों को देख पाते हैं जिस जगह पर हम उस सोशल स्ट्रक्चर में खड़े हैं। तो फाइनली आते हैं कंक्लूजन पर। कंक्लूजन यह है कि द डिस्टिंक्शन बिटवीन आइडियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी इज नॉट क्लियर कट, यानी ये दोनों कॉन्सेप्ट इतने अलग नहीं है, अक्सर दोनों ओवरलैप कर जाते हैं कहीं ना कहीं। कई बार सोशियोलॉजी जो है वो रूलिंग आइडियोलॉजी का हिस्सा बन जाती है और कई बार वो यूटोपियन विजन को भी रिफ्लेक्ट करती है। और मेनी सोशियोलॉजिकल थ्योरीज लाई बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स ऑफ यूटोपियन एंड रूलिंग आइडियोलॉजीज। और फाइनल कंक्लूजन यही है कि सोशियोलॉजी कैन नेवर बी फ्री फ्रॉम आइडियोलॉजी। इसलिए हर सोशियोलॉजिकल व्यू कहीं ना कहीं किसी आइडियोलॉजी का रिफ्लेक्शन होता है। तो फाइनल कंक्लूजन में हम एक एग्जाम्पल से इसको फिनिश करेंगे। एग्जाम्पल है डिफरिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ कास्ट मोबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू संस्कृताइजेशन एंड बहुजन असर्शन। तो संस्कृताइजेशन एक प्रोसेस है जिसे सोशियोलॉजिस्ट एम एन श्रीनिवास ने दिया था। तो ये तब होता है जब कोई सोशल ग्रुप अपने सोशल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए उन प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स या कस्टम्स को अपनाते हैं जो ट्रेडिशनली सो कॉल्ड हायर स्टेटस से जुड़े माने जाते हैं। इस प्रोसेस में लोग एग्जिस्टिंग सोशल सिस्टम के फ्रेमवर्क के अंदर रहकर कल्चरल अडेप्टेशन के जरिए रिकॉग्निशन पाने की कोशिश करते हैं, बिना सिस्टम को डायरेक्टली चैलेंज किए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बहुजन असर्शन एक ऐसा अप्रोच है जहां ग्रुप्स अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, डिग्निटी और रिप्रेजेंटेशन के लिए खुद के पाथ चूज करते हैं। ये असर्शन पॉलिटिकल, कल्चरल या सिंबॉलिक फॉर्म्स में हो सकता है, जहां लोग कहते हैं कि उन्हें सिस्टम में अपना स्पेस चाहिए लेकिन अपने टर्म्स पर। तो ये अप्रोच अक्सर डेमोक्रेटिक राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल से इंस्पायर्ड होते हैं। तो समरी में हम ये कह सकते हैं कि संस्कृताइजेशन सिस्टम के अंदर रहकर चेंज लाना हुआ और बहुजन असर्शन सिस्टम के नॉर्म्स को रीडिफाइन करना। संस्कृताइजेशन वर्सेस बहुजन असर्शन दिखाता है कि सेम सोशल मोबिलिटी को सोशियोलॉजी अलग अलग आइडियोलॉजीज के लेंस से समझता है, इसीलिए सोशियोलॉजी आइडियोलॉजी फ्री नहीं हो सकती है। तो अब हम समझते हैं कि चैप्टर 1 जो हमने कंप्लीट कर लिया है, तो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, उसके बाद हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो नेचुरल सीक्वेंस में चैप्टर 2 आता है ऑफ कोर्स सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत बड़ी चैप्टर है, करीब 100 पेजेस का। लेकिन हार्लमबर्ग के प्रीफेस में कुछ समझाया गया है, वो क्या बताते हैं उसको पढ़ते हैं कि चैप्टर्स 2 to 11 कवर एरियाज ऑफ सोसाइटी विच सोशियोलॉजिस्ट हैव कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट। इसमें आपको सोसाइटी के सभी पार्ट्स जैसे कि रिलीजन हो गया, ब्यूरोक्रेसी हो गया, वर्क हो गया, उन सभी को डिटेल में बताया गया है। फिर है चैप्टर 12 दैट डील्स विथ मेथोडोलॉजी एंड रेफर्स टू इश्यूज एंड रिसर्च फाइंडिंग्स एग्जामिन्ड इन प्रीवियस चैप्टर्स, मतलब 2 से 11 तक में। There is an argument for reading this chapter, मतलब chapter 12, after the introduction, since without an appreciation of methodology, the student is not fully prepared to evaluate research. तो उनका कहना है कि चैप्टर 1 के बाद में हमें चैप्टर 2 पढ़ना चाहिए, दैट इज मेथोडोलॉजी। अब आगे क्या बताते हैं कि द बुक क्लोजेस विद अ डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरी, मतलब कि चैप्टर 13। This chapter aims to tie together various arguments which have been developed throughout the book. It is important that it be read in conjunction with the previous chapter, मतलब chapter 12, because of the integral relationship between methodology and theory. तो हार्लमबर्ग बताते हैं कि चैप्टर 12 और 13 को साथ में पढ़ना चाहिए और 12 और 13 चैप्टर 1 के जस्ट नेक्स्ट बात पढ़ना चाहिए। इसीलिए हम लोग चैप्टर 1 के बाद जो यहाँ पे बताया गया प्रीफेस में, उसी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे और फिर उसके बाद 13। तो होपफुली आपको सभी वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, एंड विद दिस चैप्टर 1 इज कंप्लीट एंड लेट्स मीट इन द चैप्टर मेथोडोलॉजी।